फिजूल खर्ची भारतीय दृष्टि नहीं है। कृपया अन्यथा मिले। हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही हमें उपयोग करना चाहिए, उतना ही उपभोग करना चाहिए। आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास 100-200 साड़ियां हों। आवश्यकता है हमारे पास 2-4 कपड़े हों जिनसे हम अपना तन आराम से ढक सकते हैं। खाने के लिए उतना ही भोजन हमारी रसोई में बने जितना उपयोग में लाया जा सकता है। नाली में फेंकना हमारी कोई समझदारी का प्रतीक नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जो अपव्यय को रोकने की बात करते हैं, धन के अपव्यय को रोकने की बात करते हैं, भोजन के अपव्यय को रोकने की बात करते हैं, उन्हें कंजूस भी कहा जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि उन लोगों को कंजूस नहीं, आप बुद्धिमान मानिए। पाश्चात्य जीवन शैली के अंधानुकरण से आज भारतीय परिवार व्यवस्था टूट रही है। तलाक हो रहे हैं जो नहीं होते थे। हम पति को परमेश्वर मानते थे। मैं नहीं कहती हूँ कि राक्षस पति को परमेश्वर माना जाए, लेकिन फिर भी अपने परिवार को स्थिर रखने के लिए महिला ने त्याग करना ही पड़ेगा। ईश्वर ने उसको धरिणी बनाया है, धरित्री बनाया है, उसने सहिष्णुता के गुण दिए हैं, तो नारी ने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना जरूरी है। तो आज परिवार व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए हमें तरुणियों को समुपदेशित करना जरूरी है। एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हम अपने पैरों में खड़े होंगे तभी परिवार के बारे में सोचेंगे। उम्र निकल जाती है, 35-40 की उम्र हो जाती है, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, शरीर इस काबिल नहीं रहता कि वह स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। तो समय पर विवाह होना, एक स्वस्थ शिशु को जन्म देना और उसे पाल पोस कर योग्य बनाकर अपने देश को योग्य नागरिक प्रदान करना बहुत बड़ी उपलब्धि है एक देश के लिए, और नारी जिसका आधार स्तंभ है। दहेज प्रथा का विरोध करना। कहीं शादी तय हो रही है, अगर कोई लड़के की तरफ से दहेज मांगा जाता है तो लड़कियों ने उसका खुलकर विरोध करना चाहिए। न स्वयं दहेज लेना चाहिए और न स्वयं दहेज देने के लिए मजबूर होना चाहिए। विवाह समारोह में अत्यधिक धन का अपव्यय हो रहा है, अत्यधिक भोजन का अपव्यय हो रहा है। अगर उसको जोड़ा जाए तो साल भर में जितना भोजन हम नालियों में बहाते हैं, गड्ढों में डालते हैं, उससे करोड़ों की जनता एक साल तक पल सकती है। हमें नशे के विरुद्ध आवाज उठाने की आवश्यकता है। फूहड़ गाने बहुत ज्यादा चल रहे हैं, हो सकता है आप मुझसे सहमत न हो, ये मेरा विचार है कि इस तरह के गाने जिसमें नारी को भोग्या के रूप में परोसा जा रहा है और हम नाचते जा रहे हैं डीजे में, हमें पता नहीं है कि हमें एक उपभोग की वस्तु के रूप में परोसा जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण, हो सकता है आपको किसी को ठेस भी लगे। बजोची सीटी ताली पूरी थलकी बजा रही। देखिएगा मैडम, हंसने की बात नहीं है, आप प्रतिवाद कर सकती हैं, लेकिन मेरा मानना है हमारी सनातन संस्कृति क्या कहती है। कोई भूली भटकी बेटी अगर हमारे गांव समाज में आ जाती है, हमारी दुकान के आगे से गुजरती है अपरिचित, हम उससे पूछते हैं जा तू कुछ है, तू कहाँ जान छ, और बैठ, भूख लग रहा है खान खा जा, प्यास लग रहा है पानी पी जा, छाछ खा जा। ये हमारी संस्कृति थी। हमारी संस्कृति आज कहां से कहां पहुंच गई है, बड़ा अफसोस होता है। और हम बड़े खुश होकर ठुमके लगाते हैं, और हमारे जो ढोलक में बजाए जाने वाले गाने हैं, जो हमारे फाग
रही हूँ। क्या कारण है? ऐसा कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। हम डीजे वाले से ये नहीं कहते कि इस डीजे की जरूरत नहीं है भाई, हम काफी हैं गाने के लिए, हम नाचने के लिए काफी हैं, हम अपने मंगल गीत गाएंगे, अपने इष्टों के गीत गाएंगे, हम अपने पुरखों के गीत गाएंगे। तो यहाँ पर यह एक बहुत बड़ा विचारणीय बिंदु है। पता नहीं ऐसे फूहड़ गाने कौन बनाता है, कौन गाता है और नारी को केंद्र बिंदु रखकर क्यों बनाता है? क्या नारी पुरुष से कमतर है? वह पुरुष पर गाने क्यों नहीं बनाता? मैं चैलेंज करती हूँ ऐसे गाने लिखने वालों को, ऐसे गाने गाने वालों को। वो अन्य चीज पर भी गाने बना सकते हैं, किसी नदी पर बना सकते हैं, पहाड़ पर बना सकते हैं, जल जमीन जंगल पर बना सकते हैं। तो जहां तक हो सके हमें इन फूहड़ गानों का विरोध करना सीखना होगा, इनके विरुद्ध खड़े होना होगा। अपनी संतानों में भेदभाव विहीन समाज के निर्माण हेतु हमें समरसता के भाव भरने होंगे, जिन्हें स्त्रियां बखूबी कर सकती हैं। कोई स्त्री ये नहीं कह सकती कि ये मेरे सामर्थ्य से परे है, ये सारे काम हम कर सकते हैं। स्वयं को स्वस्थ रखना, अपने परिवार और पास पड़ोस के लोगों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा देना, पास पड़ोस के रोगियों की सेवा करना, परिवार के बुजुर्गों की सेवा करना, रक्तदान करना, अनाथालयों में संवाद करना, भजन कीर्तनों का आयोजन करना, स्वास्थ्य शिविर लगाना, शारीरिक परिवर्तन और मासिक धर्म से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में हैं, जिनको दूर करना नारियों और तरुणियों का कर्तव्य है। छल कपट में फंसकर कुछ लड़कियां अनुचित कदम उठा दे रही हैं, तो उनकी भी हमने मदद करनी है, उन्हें सहयोग करना है सही रास्ते पर लाने के लिए। निर्धन और वंचित समाज के साथ सम्मानजनक व्यवहार हमने करना है। हॉस्पिटल में कुछ वृद्ध लोग पर्ची तक नहीं कटा पाते, भटकते हैं जहां तहां। अगर हमारे इर्द गिर्द ऐसे कोई लोग भटक रहे हों, हमें उनकी भी सेवा करनी चाहिए। महिलाएं सांस्कृतिक विरासत की संरक्षक हैं। पूरी सांस्कृतिक विरासत महिलाओं के कंधे पर है। भजन कीर्तन है, मेले तिथि त्योहार हैं, तो इनमें भी उनकी मुख्य भूमिका है। संपूर्ण समाज राष्ट्र को प्रगति के पथ पर तभी अग्रसर किया जा सकता है जब नारी सशक्त होकर सामने आएगी। पुराने गीतों को नई पीढ़ी को हमने हस्तांतरित करना है, पारंपरिक नृत्य करना है, मातृभाषा में संवाद हमने करना चाहिए अधिकाधिक, और बच्चों से भी कराना चाहिए। कुरीतियों का विरोध करना चाहिए। ये कुरीतियां जो समाज को विकृत करती हैं, अपने समाज को मजबूत आधार देने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। और राष्ट्र निर्माण के संबंध में हमारी सरकार ने जब योग्य नागरिक चुन के जाएंगे तभी देश फलेगा, फूलेगा, खुशहाल होगा। तो इसमें बात आती है मतदान की। बहुत सारी नारियां दबाव में मतदान करती हैं, जो हमने कभी नहीं करना चाहिए। अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए हमें योग्य नागरिक को कुर्सी पर बैठाना चाहिए और आसपास की महिलाओं को भी मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। बातें बहुत ज्यादा थी, अब आदेश हो रहा है कि समय बहुत कम है, इसलिए किसी और दिन ये बातें आपसे साझा की जाएंगी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी महिलाएं सशक्त होकर आगे आएंगी समाज को सुधारने में, अपने राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में। और ये छोटी बच्चियां जो कल की नागरिक हैं, ये बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में कर सकती हैं। इनमें वो शक्ति है जिससे संपूर्ण विश्व हिल सकता है। जैसे अभी कई राष्ट्रों में राष्ट्राध्यक्ष अपदस्थ कर दिए हैं युवा शक्ति ने, तो युवा शक्ति बहुत बलवान है। हमारी महिलाएं लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा माई भी है। जरूरत पड़ने पर वो दुर्गा माई का रूप रख के भी रण क्षेत्र में जाती हैं।
और अपने परिवार की, समाज की रक्षा करती हैं, राष्ट्र की रक्षा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ।